आपको कई टाइप के बता दिए थे। एक था रिवर टोपोग्राफी, दूसरा बताए थे हम आपको आइस टोपोग्राफी, रिवर के बाद अंडर वाटर बताया था, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। इसके बाद हम आपको क्या बताए थे, आइस टोपोग्राफी, ओशियन टोपोग्राफी, चौथा क्या था कोस्टल टोपोग्राफी तट के बारे में, छठवा क्या था भैया विंड टोपोग्राफी। अभी ये वाला विंड वाला समझाना है आपको, विंड वाला बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है विंड टोपोग्राफी में। गुड आफ्टरनून। कैमरा सही नहीं है, वाई कैमरा इज नॉट गुड, कैमरा इज वेरी गुड। अब ठीक है, अब कैमरा ठीक है। कैमरा तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, दिख तो रहा है। सब लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं लोग। विंड टोपोग्राफी, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। देखिए हवा कहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, तो मरुस्थल यानी डेजर्ट में, डेजर्ट में विंड बहुत ही भयानक चलने लगती है, विंड टोपोग्राफी बहुत भयानक चलने लगती है डेजर्ट के। तो इस डेजर्ट में यही बनते हैं साहब। अब हमारे यहाँ हवाएं क्यों ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि हमारे यहाँ मार्ग में रुकावटें हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग है, घर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मरुस्थल में कुछ भी नहीं होता है, हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाओं द्वारा स्थलाकृति बनती है। अब ये स्थलाकृति घर्षण से नहीं बनती है, ये अपघर्षण से बन जाती है। अपघर्षण क्या होता है, हवाएं जो होती हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके गई रहती हैं सर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। क्या बोल रहे हैं सर, बार बार मुझे स्क्रीन पर नंबर क्यों दिख रहा है, दिखते रहेगा बाबू। क्या हो गया भैया, एक लड़का को कौन कुछ बोल दिया, सीनियर लड़का। एडमिशन बंद है ज्योग्राफी का, हाँ बाबू। एक लड़का को बोल दिया तुम खान सर के पास। चलिए भाई, एक लड़का कह रहा है कि सर हमारे गांव का एक सीनियर लड़का बोल दिया तुम पीसीएस नहीं निकाल पा रहा है, खान सर के पास पढ़े हो। उस सीनियर से पूछो कि सीनियर क्यों हो गए भैया, वो सीनियर अभी तक सीनियर ही क्यों रह गए। इसलिए आप वैसे लोगों से मत मिलिए जो खुद सफल नहीं हो सके हैं, जो सफल हुए हैं उनसे देखिए कि आखिर क्या थे। जो असफल है वो तो खुद ही कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, आपको कौन सा रास्ता दिखाएगा, जिसे खुद तैरना नहीं आ सकता। डूबी हुई कश्ती क्या कभी आपको किनारा ले जा सकती है, अनुभव बता सकती है, कभी किनारे पर नहीं ले जा सकती है। हटिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सर बोल्ड पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है बाबू। संडे ये जो देखिए दो तरह के पीडीएफ रहते हैं, एक आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है, जो हाथ से लिख के दिए हैं ये पढ़ने के लिए, इसका प्रिंट नहीं लेंगे लोग। प्रिंटेड पीडीएफ जैसे देते हैं वैसे सैटरडे संडे को लोड कर देंगे, प्रिंटेड पीडीएफ संडे के दिन उसको लोड कर देंगे। ये तो बस इसलिए दिए कि आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए इस पीडीएफ को देख के। प्रिंटेड पीडीएफ संडे को, प्रिंटेड पीडीएफ संडे को, ठीक है। चलिए, अपघर्षण क्या होता है, हवाएं जब अपने मार्ग में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके जाती हैं और किसी दूसरे जगह ले जाकर पटक देती हैं ना, तो उसे तोड़ देती हैं। तो इसको कहते हैं अपघर्षण। जैसे आपका कांच का दीवार है, कांच की खिड़की है, अगर आंधी उठता है तो आंधी में देखते हैं ना
बहुत सारे धूल कण जाते हैं, पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कभी कभी आके आपके यहाँ पटक देंगे, फूट जाता है। आपके अगर एस्बेस्टस छवाए होंगे वो टूट जाता है। आंधी वगैरह में देखते हैं ना कि छत उत गिरा देता है आंधी में, किसी की कमजोर दीवार है आंधी गिरा देता है। तो आंधी जो होती है हवाएं, वो मेनली अपघर्षण से ज्यादा काम करती है। अपघर्षण मतलब यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाई और ले जाकर भड़ाम से पटक दिए यहाँ पर। अब मान के चलिए आंधी उठा, यहाँ से कंकड़ पत्थर उठाया और ले जाकर फेंक दिया कहाँ पर, आपके खोपड़िए पे। खोपड़िया पे फेंक देगा तो दिक्कत हो जाएगा, खोपड़िया टूट जाएगा आपका। तो खोपड़िया को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस घटना को क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, अपघर्षण कहा जाता है। एक सेकंड, कैमरा उल्टा है क्या जी? नहीं जी, सीधा है, हमको लगा उल्टा हो गया। तो हवाएं मेनली किसके द्वारा करती हैं, अपघर्षण द्वारा काम करती हैं। हवाओं में सन्नी घर्षण भी होता है, मतलब धूल कण जो जाते हैं ना तो आपस में भी टकराते रहते हैं सर, तो आपस में भी टकरा के टूट फूट होते रहते हैं। तो इससे कई टाइप की टोपोग्राफी यानी स्थल के स्वरूप बनते हैं, लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं। स्टार्ट किया जाए। शुभम शर्मा जी, मेरा भाई आपसे पढ़ा है, आज तहसीलदार बना है। बाबू बहुत से लोग पढ़ के, बहुत अच्छा बात है शुभम शर्मा जी, आपके भाई तहसीलदार बने हैं, आप भी तहसीलदार न बन के आप एसडीएम बनिए, अच्छी बात है। ठीक है, देखो बाबू एक बात बताते हैं, हम आपको कभी ये कह ही नहीं सकते। आप हमसे पूछिएगा ना कि सर हम आपसे पढ़ के ग्रुप डी निकाल सकते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कि निकाल सकते हो। तो हम ये कैसे कह देंगे कि आप पीसीएस निकाल सकते हो। हम इतना जरूर कहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप जितना हम पढ़ाए हैं उतना पढ़ लीजिएगा। तो बहसबाजी हम सीखे ही नहीं, सजा कहें का। तो आप सब पढ़ाई कीजिए। हम यही कहते हैं कि हम सबको आपको अधिकारी बन के देखना चाहते हैं। यहाँ आगे देखिए, एक राहुल नाम का लड़का था हमारे बैच में, उसको भगा दिए थे, बड़ी बदमाश था। कई बार आया था मिलने के लिए, भगा दिए, नहीं पढ़ने दिए। ऑफलाइन में पीछे छुप के पढ़ता था। एक दिन वर्दी पहन के आया, दरोगा बना था, डबल स्टार लेके, बंदूक उंदूक लेके, मिठाई उठाई खूब बढ़िया लिया। कह रहा कि सर भगा दिए थे आप, लेकिन हम पीछे बैठ के पढ़ते थे। पता है उसके घर के पटीदार के सब अभी भी मेरे ही पास पढ़ता है सर। दो चार को भगा दिए, वो पढ़ लिया था। देखिए भाऊ, सबसे पहले इसमें बनता है छत्रक शिला। छत्रक शिला अम्ब्रेला के फॉर्म में बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं छत्रक शिला। छत्रक शिला अम्ब्रेला के फॉर्म में बनता है। ये छत्रक शिला क्या होता है भैया, तो देखिए मेरी ओर ध्यान से समझते रहिएगा, एक की चीज से चार को चीज समझ जाओगे लोग। सर आपका बुक अमेजोन पे 400 में मिल रहा है, जो अमेजोन वाला खूब कमा रहा है। 80 रुपया की किताब है, 80-85 की किताब है वो। आगे देखिए, छत्रक शिला जो है, अगर आप इसे पढ़ लिए तो इसी से आप पढ़ लेंगे भू स्तंभ, यानी पिलर पढ़ लेंगे, स्तंभ। और अगर पिलर पढ़ लिए ना तो आप भू स्तंभ जैसे पढ़ लेंगे, तो भू स्तंभ के बाद आप इंसेलबर्ग आराम से पढ़ सकते हैं। इसी का रूप होता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग वर्ग। और ये इंसेलबर्ग जो होता है ना, ये इंसेलबर्ग आगे जाके डाइकांटर बन जाता है। आगे जाके क्या बन जाता है, डाइकांटर। इंसेलबर्ग ही आगे जाके बनता है डाइकांटर। यारडंग भी बनेगा, ये एक सेकंड, यहाँ इंसेलबर्ग के पहले यारडंग बनता है। यारडंग, यारडंग, यारडंग। देखिए छत्रक शिला किसे कहते हैं, जब कभी भी रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई बहुत मजबूत चट्टान है, जैसे ऐसे कोई बहुत मजबूत चट्टान है, बहुत मजबूत क्या है, चट्टान है, तो ये एक मजबूत सी चट्टान है ये। लेकिन ये कोई भी चट्टान अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं से कमजोर भी रहती है। जैसे आप अपने घर में देखेंगे, जब घर और बनता है तो आप दीवार वगैरह फोड़ते होंगे, दीवार फोड़ते होंगे, तो कुछ मिट्टी आराम से, दीवार की कुछ ईंट आराम से टूट जाते होंगे और कुछ ईंट जल्दी टूटते ही नहीं होंगे। कुछ ईंट आराम से टूट जाते हैं, कुछ टूटते नहीं। ऐसे पत्थर है, कोई बड़ा सा पत्थर लेंगे ना तो देखेंगे कोई कोना आराम से टूट जाएगा, कोई कोना जल्दी टूटेगा ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान एक दूसरे के ऊपर रहती है, हवाएं चलती हैं और दूसरे जगह से कंकड़ पत्थर लाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ देती हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ते ही रहती हैं। 100-200 साल में तोड़ते तोड़ते थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगी,
ऐसे 100-200 साल लगा देंगे सर इसे, इसको तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे क्या कर देंगे सर, तोड़ देंगे सब। और जितना कमजोर चट्टान है ना, इसको देखिए हवाएं वक्त के साथ साथ धीरे धीरे तोड़ते जा रही हैं सब, एक ही बार में नहीं तोड़ती हैं सब, वक्त के साथ धीरे धीरे 100-200 साल लगाएंगी सब, तोड़ देंगी सब। इसको तोड़ते तोड़ते एक वक्त ऐसा आएगा जो मुलायम चट्टान थी जिसको हवाएं तोड़ सकती थी, उन सारी मुलायम चट्टानों को हवाएं तोड़ के खत्म कर देती हैं, और बच जाता है केवल कठोर चट्टान जो छाता के जैसा दिखता है। जानवर वगैरह क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए इसके नीचे घुस जाते हैं सर। तो ऐसे को ही हम कहते हैं छत्रक शिला। क्या कहेंगे, छत्रक शिला। क्या कहेंगे, छत्रक शिला। आगे बढ़े। कौन सा शिला है भैया, ये है आपका छत्रक शिला। कौन सा शिला, छत्रक शिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं कि हवाएं जो है वो ऊपर तो बहुत स्पीड से चलती हैं, नीचे ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती। आंधी के वक्त अगर ज़मीन पे लेट जाएंगे तो बहुत कम हवाओं का एहसास होगा। तो एक वक्त आएगा धीरे धीरे हवाएं इस चट्टान को भी तोड़ेंगी, हवाएं इस चट्टान को भी तोड़ेंगी। किस चट्टान को, इसको, इसको भी धीरे धीरे क्या कर देती हैं सर, तोड़ देती हैं सर। तो जब छत्रक शिला को भी हवाएं तोड़ने लगती हैं तो ये केवल और केवल एक पिलर की तरह बच जाता है। छत्रक शिला जब टूटने लगता है तो एक पिलर के जैसे बच जाता है। ऐसे पिलर को हम लोग कहते हैं भू स्तंभ। क्या कहते हैं, भू स्तंभ। छत्रक शिला छाता की तरह था, अब भू स्तंभ एक पिलर की तरह हो गया। छत्रक मतलब अम्ब्रेला की तरह, ये पिलर हो गया आपको, लैंड पिलर, भू स्तंभ हो जाता है। जब कभी भी भू स्तंभ, क्या चीज, भू स्तंभ लाइन से पाए जाने लगते हैं, एक इधर पाया गया एक इधर पाया गया, इस टाइप के भू स्तंभ पाए जाते हैं। लाइन से भू स्तंभ अगर पाए गए ऐसे लाइन से, तो इसको हम लोग कहते हैं यारडंग। क्या हो जाएगा, यारडंग। लाइन से पाए, इसको भी तोड़ती रहती है हवाएं, ऐसा नहीं है कि किसी को हवाएं छोड़ेंगी, आएगी कहेगी आओ तोड़ो हम काट देते हैं। तो जब लाइन से इस तरह से पाए जाने लगेंगे ना, तो इसे क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं, यारडंग कहते हैं। तो देखिए एक ही चीज से तीन चीजें बनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले क्या था, छत्रक शिला। क्या था, छत्रक शिला, छाता के जैसा। किसके जैसा था, छाता के जैसे, इस तरह से। छत्रक शिला कैसे होता है, छाता के। अरे सोच रहा हम गोरे लगने लगे जी अब तो, देखो तो थोड़ा सा गोरे लगने लगे कि नहीं लगे। सोच रहा ब्याह में यही वाला फोटो भेजने लायक था। हम गोरे लग रहे हैं कि नहीं पहले से। देखो ये क्या है, छत्रक शिला उड़ा ले जाएगी इस छाता से पूरा का पूरा। तब छाता से अगर पूरा का पूरा उड़ा ले गया तो कौन सा हो जाएगा वो, यार छत्रक शिला से उठा भू स्तंभ हो गया। कौन सा हो जाएगा, भू स्तंभ। खाली ये लकड़ियां छोड़ देगा तो क्या होगा, भू स्तंभ। अगर ये छाता बंद कर दे, देखो भैया छाता के ऊपर वाला अगर तोड़ लिया तो ये छाता हो जाएगा बंद। अभी ये क्या हो गया, भू स्तंभ। अभी क्या हो गया, भू स्तंभ। लाइन से 4-5 को छाता खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यारडंग। अभी बताओ तो ये क्या है, क्या ये, छत्रक शिला। क्या है, छत्रक शिला। आगे बढ़े, बंद छाता भू स्तंभ, कई गो छाता यारडंग, कई ठो छाता यारडंग। आगे बढ़े, ये तीनों चीज याद होंगे सब। सचुरा अपने ओरिजिनल कलर पे ला दिया, कितना गोरा लग रहे थे हम यहाँ पे। फेयर एंड लवली से अच्छा एगो टॉर्च लेके घूमो, जहां देखो कोई ये टॉर्च जला लो। आगे बढ़े, अंग्रेज लग रहे थे। देखो भाई किसी को कोई दिक्कत है, हम दूसरा फिगर बनाते हैं। आप बताइए ये क्या है, आंसर दीजिए। तो ये क्या है, ये क्या है, अम्ब्रेला का ये या छत्रक शिला का ये। सीबीएसई वाला तो अपने भवकत रहता है उसो, काजू किशमिश खा के बड़ा हुआ रहता है उसो। ये क्या है, भू स्तंभ। ये क्या है, यारडंग। छत्रक शिला, भू स्तंभ, यारडंग।
देखिए यार जो होता है, अकेले लड़का खड़ा रहेगा तो यार थोड़ी है, तीन चार आदमी रहते हैं तो यारी दोस्ती शुरू हो जाती है, तो तीन चार गो रहेगा तो यार डंग, तीन चार ठो रहेगा तो यार डंग। ई छाता की तरह है तो अम्ब्रेला यार, इच्छा यार डंग इंग्लिश हिंदी दोनों में कहते हैं भैया, यार डंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए? नहीं बढ़े जी आगे? चलिए, यार डंग तो समझ में आ गया आप लोग को, छत्रक शिला भी समझ में आ गया। अब ये एक बात बताइए, क्या इसके बीच में खाली जगह था? नहीं, ये चट्टान थे इसके बीच में, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कैसे कहेगा, इसके बीच में क्या थे? सब चट्टान थे सब, ये खाली जगह था ही नहीं, इसके बीच में चट्टान थे, लेकिन वो चट्टान गायब हो गए, क्योंकि वो चट्टान क्या थे? नरम चट्टान थे। वो चट्टान क्या थे? नरम चट्टान थे। तो जब कठोर नरम, कठोर नरम, नरम समझते हैं मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम। देखो पीसीएस में कैसे पूछेगा, कहेगा कि जब कभी कठोर तथा मुलायम चट्टान अगल बगल में खड़े रहते हैं तो अपर्दन के फलस्वरूप यानी इरोजन के बाद क्या बनता है। तो चलिए भैया हम लोग इरोजन करते हैं। कठोर को तो तोड़ नहीं पाएगी हवाएं, किसको उड़ाएगी? मुलायम को। चलिए भैया मुलायम जी उड़ जाइए, आप भी मुलायम थे, आप भी खत्म हो जाइए, ठीक है। ये भी मुलायम था, ये भी था, हवाएं इनको क्या कर दी हैं? उड़ा दी हैं। तुरंत तो उड़ाएगी नहीं, 100-200 साल में उड़ा देती हैं हवाएं, उड़ा दी, क्या बन गया भैया? यारडंग बन गया, यारडंग। तो यार पीसीएस का क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता है, उसको थोड़ा सा डीप पूछ देता है। अब यही हम आपसे पूछते हैं, बताइए छत्र ये पिलर कैसे बना होगा? तो क्या होगा, एक वक्त हुआ होगा कई लाख साल पहले कि इधर भी मुलायम चट्टान होगी, इधर भी क्या होगी? मुलायम चट्टान। तो जब कभी भी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है, जब कभी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है, तो हवाएं क्या करेंगी? अपघर्षण करेंगी, हवाएं उधियाएंगी रेगिस्तान में, मरुस्थल में, उसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं, खट खट इसको मारेंगी, थोड़ा सा उड़ाएगी, थोड़ा सा उड़ाएगी। ऐसे 2-4 हजार साल भी लगा सकती है। ज्योग्राफी में साल का मतलब कुछ नहीं होता है भाई, हिस्ट्री में साल की अहमियत होती है, ज्योग्राफी में 2-3 लाख साल ऐसे हो जाएगा, 200-250, अब डिपेंड करता है, धीरे 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 साइड साइड से काट देगी, ये साइड साइड से क्या कर देगी? काट देगी। साइड से काटने के बाद जो बचेगा, क्या बच जाएगा आपको? पिलर। क्या बच गया? पिलर। हो गया, काम खत्म। अब ये छत्रक शिला कैसे था कि जब ऊपर में कठोर नीचे में मुलायम, तो नीचे का बकोट के लेके चल गई, नीचे का बकोट के लेके चल गया, हो गया काम खत्म, हो गया। आगे बढ़े? यार डंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? डेजर्ट में चट्टान कहाँ से आता है? डेजर्ट में अगर पहाड़ है तो, डेजर्ट में अगर पहाड़ है तो, डेजर्ट में बीच बीच में पहाड़ पहाड़ भी रहते हैं सब, जैसे राजस्थान में देखिए अरावली पहाड़ भी है और थार का मरुस्थल भी है, दोनों चीजें होती है ना। चट्टान हम क्या घर से थोड़ी लाएंगे यहाँ पर। अब एक बात देखिए, दो कंडीशन यहाँ हो सकते हैं यार डंग से। यार डंग भी हवाएं इन्हें छोड़ेंगी थोड़ी ना यार, यार डंग को भी, इनको भी बर्बाद करेंगी, हवाएं इन्हें भी बर्बाद करेंगी। जो ये यार डंग जो आपको दिख रहे हैं, ये यार डंग भी बहुत ज्यादा के मेहमान नहीं है। भले आपको ये यार डंग दिख रहे हैं, ये यार डंग ऐसे हैं, ये यार डंग इस तरह से है, हवाएं इनको भी तोड़ देंगी। और जब इनको हवाएं तोड़ेंगी तो फिर ये भी बिखरेंगे, कहीं से मान लीजिए नीचे से भी उखाड़ सकती है, कहीं से भी हवाएं इनको क्या कर सकती है? उखाड़ सकती है। यहाँ से उखाड़ लिया जा, इधर से उखाड़ दिया इसे, तो छोटा छोटा बच जाएगा। ये चट्टान को धीरे धीरे हवाएं क्या कर देंगी? छोटा कर देंगी, इनको उड़ा देगी, इसको उड़ा देगी धीरे से, इसको इसको उड़ा देगी। तो हवाएं ऐसे अपर्दन करते रहती है। बताइए ये क्या कर रही है? अपघर्षण कर रही है, दूसरे चट्टान वगैरह को ले आके पटक दे रही है, पटक पटक के यहाँ छोड़ देती है। तो जब कभी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में यारडंग बहुत छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे चट्टानों की तरह बिखरे रहते हैं, इस तरह से टूट टूट के, कोई उस पार गिर गया, कोई इधर गिर गया, कोई इधर गिर गया, तो इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। इन्हें क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, पत्थर की तरह जगह 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 इसे बिखरे रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। सर इससे संबंधित फोटो भी दिखा दीजिए। हाँ दिखा देंगे बाबू, फोटो दिखा देंगे, पहले एक बार समझा दे, क्योंकि फोटो दोनों एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले एक बार थ्योरी समझा देते हैं, फिर फोटो दिखा देकर आपके समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए उसको। यार ये हो गया आपका कौन सा? इंसेलबर्ग। क्या ये इंसेलबर्ग है? ये किसका रूप है? आप अगर ध्यान से देखेंगे इंसेलबर्ग, ये किसका टुकड़ा हुआ है? यारडंग का टुकड़ा है इंसेलबर्ग।
यारडंग का टुकड़ा है। यारडंग को तोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, भूस्तंभ। भूस्तंभ वो क्या है, छत्रक शिला, भूस्तंभ, यारडंग, इंसेलबर्ग। क्या है, इंसेलबर्ग। कैसा है, इंसेलबर्ग। अब एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हवाएं अभी इनको छोड़ देंगी क्या, इनको तो छोड़ेगी नहीं, तो इसको भी कुछ इधर से काटेंगी, इधर से काटेंगी, इधर से काटेंगी। तो हवाएं जब काट के एक बड़ा सा चट्टान खड़ा कर देती हैं सब, जिसको हम लोग कहते हैं डाई कांटर। इसे क्या कहते हैं, डाई कांटर। देखिए आप कहेंगे कि सर बड़ा कैसे हो गया, यार हम एक ही फोटो को लिए हैं, पूरा नहीं लिए हैं, एक ही फोटो लिए हैं इसी को यहाँ पर, ताकि जूम करके दिखा दिए हैं। इसके क्या कहते हैं हम लोग, डाई कांटर कहते हैं। ये चतुर्भुज के समान होता है डाई कांटर, बड़ा सा होता है, इसको चारों ओर से हवाएं क्या कर दी रहती हैं, काट दी रहती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डाई कांटर कहा जाता है। डाई कांटर एक पहाड़ के बीच में ऐसे रहता है, इसी पे आके खड़ा हो जाता है कौन, कितने आदमी थे कालिया, कितने आदमी थे। तो मूवी वगैरह में जितना गुंडा उंडा को देखेंगे ना, तो बड़का चट्टान पे खड़ा रहता है ऐसा, मतलब वो टूट टाट के बराबर हो गया, अब उसमें से नहीं टूटने वाला है। तो पूछेंगे जो कितने आदमी थे, सरदार 100, जितने भी रहेंगे। क्या बन गया भैया, डाई कांटर। क्या बन गया वो डाई कांटर। देखिए ये बड़ा नहीं होता है, इसी को हम जूम करके दिखाए हैं, वो चारों ओर से। तो कहेगा कि जब किसी चट्टान को चारों ओर से अपर्दित करके चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का शेप दे दिया जाता है, लगभग क्वाड्रिलेटरल का, तो उसे क्या कहते हैं, डाई कांटर। लेकिन जब मरुस्थल में जगह जगह पे चट्टान बिखरे हुए रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। जब भू स्तंभ यारी दोस्ती निभाने के लिए ग्रुप में खड़े रहते हैं, तो यारडंग कहते हैं। अकेले रहते हैं तो उन्हें हम भू स्तंभ कहते हैं, अकेले रहते हैं तो उन्हें हम भू स्तंभ कहते हैं। और अगर छाता के समान है तो छत्रक शिला कहते हैं। अगर एक भी कंसेप्ट अच्छा से याद हो गया तो आप कंफर्म समझिए कि आपका एग्जाम पार हो गया। समझ में आ गया। या देखिए छत्रक शिला को इधर इधर काट देंगे, भूस्तंभ हो गया। भूस्तंभ के चारों ओर भूस्तंभ कई ज्यादा हो जाएंगे तो यारडंग रहेगा। यारडंग बिखर जाएगा तो छोटे छोटे चट्टानों के रूप में रहेगा। इंसेल बर्ग हो गया, बिखर गया तो बर्ग हो गया, बिखर गया तो बर्ग हो गया यहाँ पर। और उसके बाद जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं चतुर्भुज चतुर्भुज के समान, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई कांटर कहते हैं। क्या बन गया भैया, डाई कांटर बन गया। आगे बढ़े। अरे भाई कितने आदमी, अब कितना बार कहिएगा लो भाई। अब आपको कितनी बार बोले, संडे को पीडीएफ दे देंगे। एक ही चीज को कितनी बार बोला जाता है भैया, आप कितनी बार बोल रहे हैं। लड़की है क्या, लड़की है सबको एक बार में समझे में नहीं आता है। लड़की सब बहुत सीधा होती है सब। वो सबको कोई कह देगा ना कि पीडीएफ नहीं है प्रिंटेड, तो बोलते रहेगी सब, कुछ भी बोलते रहो। कल पीडीएफ देंगे, फिर कहेगी पीडीएफ सर, फिर दे, फिर पीडीएफ सर। और सीधा भी होती है सब लड़की सब। कह देंगे अभी से टोपोग्राफी खत्म, कल से जूलॉजी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी पढ़ाएंगे, तो खुश हो जाएगी सर, हाँ कोई बात नहीं खत्म। तुरंत बिलीव कर लेती है, बहुत सीधा होती है। अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए। इतना समझ में आ गया आपको। इंसेल वर्ग में ये जितनी स्थलाकृति बन रही थी, ये सब की सब स्थलाकृति काट छाट से बन रही थी, अपर्दन से बन रही थी। अब हमें देखना है निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। किससे बनने वाली, निक्षेपण से। ये तो जितना हम आपको बता रहे थे, ये किससे बनी थी, ये तो अपर्दन के फलस्वरूप बनी थी। किसके फलस्वरूप बनी थी भैया, अपर्दन के फलस्वरूप बनी थी ना। किसके फलस्वरूप, अपर्दन के फलस्वरूप। अब हम आपको किसके फलस्वरूप बता रहे हैं, निक्षेपण के फलस्वरूप बता देते हैं, निक्षेपण के फलस्वरूप बता देते हैं। निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति। कैसे निक्षेपण के फलस्वरूप स्थलाकृति बनती है, तो देखिए जब कभी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में, अंकित कुमार पीडीएफ, ये देखो यो लड़की है, पिछले जन्म में लड़की था, फिर बोल रहा है पीडीएफ के लिए। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में कभी कभी बालू का बहुत सारे सैंड्यूम बन जाते हैं सब। क्या बन जाते हैं सब, सैंड्यूम और बरखान, ये दो चीजें बनते हैं सब। देखिए ध्यान से, यहाँ बता देते हैं। जब कभी भी बालू इस तरह से जमा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं बरखान। अरे भाई मीट क्या गिरा है,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, बरखान। इस तरह से बालू जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बरखान। बालू का टीला होता है, बालू का टीला इस तरह से, इसे कहते हैं बरखान। ये कैसे होता है, तो यहाँ कोई ना कोई एक ठो पहाड़ का टुकड़ा या फिर यहाँ कोई चट्टान रहता है, रॉक्स वगैरह रहते हैं, जिसके इस साइड में बालू जमा हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस साइड में इसे कहते हैं बरखान। ये क्या हो गया, बरखान। ये बरखान हो गया, बरखान। लेकिन जब बालू का लोड इधर पड़ेगा 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 तो इसको ये उलाट देगा नीचे, तो ये बरखान का जो शेप है ये इस तरह से हो जाएगा, इस शेप में हो जाएगा बरखान। तो इसे हम सैंडियम या बालू का स्तूप कहते हैं, सैंडियम या बालू का स्तूप कहते हैं। समझ में गया, ये बालू का स्तूप हो गया, सैंडियम हो गया। पहले क्या था, बरखान, अभी क्या हो गया, सैंडियम हो गया, अभी सैंडियम हो गया। तो ये हो गया बालू का स्तूप। स्तूप मतलब समझते, बौद्ध धर्म का स्तूप, उल्टा कटोरा। और ये क्या है, बरखान है, बरखान है। जब कभी किसी चट्टान के सहारे बालू एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। क्या कहेंगे, बरखान कहेंगे। और जब गिर जाता है तो बालू का स्तूप कहते हैं। इसीलिए रेगिस्तान में अगर आंधी आता है तो इंसान मर जाता है। आप मान लीजिए रेगिस्तान में फंस गया और आंधी उठ गया, तो आप ही के पास खूब ज्यादा बालू जमा होगा होगा होगा, आप ही को उलट के चला जाएगा, मर जाएंगे, काम खत्म, नहीं निकल पाएंगे। तो बालू का स्तूप बरखान में। आगे बढ़े। लखीराम भंडारी कह रहा है सर कोरोना मेरे लिए वरदान साबित हो गया। ऑनलाइन जितने लोग थे, लोग सबके लिए कोरोना अच्छा हुआ है। रीजन क्या है कि ऑनलाइन में फालतू लोग टिक ही नहीं सकते, कंपटीशन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा है। चलिए बरखान हो गया। अब एक बात बताएंगे, हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए क्या हवाएं इनको यहाँ अस्थिर रहने देगी? ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ इनको हवाएं रहने देंगी? ये सीमेंट के तो है नहीं, हवाएं चलेंगी फिर इनको उड़ा के ले जाएगी। क्या पॉसिबल है यहाँ हवाएं हमेशा के लिए रहने देंगे? रहने ही नहीं देंगी हवाएं, इन्हें उड़ा के जरूर ले जाएंगी यहाँ से। उड़ा के इनको बालू के स्तूप हो गए या बरखान हो गए, यहां से भी उड़ा के ले जाएगी, यहां से भी उड़ा के ले जाएगी, कहीं ना कहीं तो इनको उड़ा के लेके जाएगी ही, ले गए नहीं ले जाएगी? आप बताइए, नहीं ले जाएगी? करा नहीं ले जाएगी? नो सर। अरे घोंचू, काहे नहीं हवा उड़ा के लेके जाएगी इसको? अभी हवा चलेगा तो उड़ा के लेके चल जाएगी। देखो हम हवा चला रहे हैं, देखो हवा चल गया, हवा चल रहा है, सब हवा चल रहा है, यहाँ सब उड़ा के लेके चल गई, यहाँ दिख रहा है? ऐसे हवा चलेगा तो इसमें से सब उड़ा उड़ा के लेके चली जाएगी, सब उड़ा के लेके चला गया, सब पूरा उड़ा ले गया, प्लंटवे उड़ा ले गया, चल इधर राजस्थान ही उड़ा ले गया, यहाँ खड़ा रहो यहाँ पे। हवा जैसे जैसे चलेगा यहाँ से क्या करेगा, उड़ा के लेके जाएगा। उड़ा के लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिख रहा है? उड़ा ले गया। हाँ, हवा चला चला के दिखाना पड़ रहा है बकलोलन सबको, ऐसे समझे में नहीं आता है, प्यार से बोलो तो समझता ही नहीं सब। इनको आधी उड़ाओ यहाँ पे, ऐसे आधी। तो जब हवा चलेगी यहाँ से, जब ये उड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे गिर जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे जाके गिर जाएगा। तो जब ये जहां जाके गिरता है तो चादर की जैसे बिछ जाता है और लगता है जैसे समुद्र की लहरें हैं सब वहाँ पे। आप रेगिस्तान में देखते होंगे हीरो हीरोइन की फिल्म उलिम की शूटिंग होती होगी, तो आप बालू ऐसे ऐसे लगता होगा टीना का करकट बिछा हुआ है, देखते हैं रेगिस्तान में बराबर नहीं रहता है, ऐसे इस टाइप का लहरदार रहता है, ऐसे लहरदार रहेगा, बालू जाके बिछ जाता है लहरदार। चल ले चले तुझको बालू की दुनिया में, हुए चल जो ससुरा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? गाना बनाता है सोचे, लड़की सबको बेवकूफ बना देता है। तारों की दुनिया में ले जाइए, ले जाए तारों की दुनिया में, लड़कियां खुश हो जाती है। हाँ, अब तारों की दुनिया में ले जाएंगे, ले आके गांव में बैठा देता है, ले बर्तन मार यहाँ पे, खटिया बाबू जब बैठे, तारों की दुनिया में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? ये तो मैदान बन गया, ये क्या बन गया, मैदान बन गया। लेकिन इस मैदान में खेती उती नहीं हो पाएगा, इसे कहते हैं लोयस का मैदान। कौन सा मैदान? लोयस का मैदान। कौन सा मैदान है? लोयस का मैदान बन गया।
लोयस का मैदान में खेती होगा? नहीं होगा, यहाँ पे खेती होती कुछ नहीं हो पाता है लोयस के मैदान में, मरुस्थल होते हैं सब यहाँ पे। लोयस का मैदान। आगे बढ़े। मेरा हाथ खजुआ रहा है जी, अच्छा है कि खराब माना जाता है इसको? भाई हाथ का खुजलाना, दाहिना हाथ का खुजलाना अच्छा होता है कि खराब? बताओ भाई। अच्छा होता है। सब कह रहा है अच्छा होता है। राइट हैंड है, हाँ। अच्छा होता है। चलो भैया, मेरे लिए अच्छा होगा तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे। हमारे लिए अच्छा होगा तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोच देंगे। किचाइन होगा? अरे यार, किचाइन हो ही नहीं सकता है। शादी हुआ ही नहीं है मेरा, तो झगड़ा कैसे हो सकता है? शादी होने के बाद ना किचाइन होता है। शादी होने के बाद सोचो, आंख फड़ के तो डर जाओ, सोच रही घरे जाएगा, बवाल करेगी, हाथ खजुआ गया, कुछ हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोयस का मैदान हो गया। सबसे बड़ा लोयस का मैदान चाइना में पाया जाता है। अब एक बात बताओ भैया, चाइना में अगर सबसे बड़ा लोयस का मैदान पाया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट भी पाया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा लोयस का मैदान अगर चाइना में है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी चाइना में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सा रेगिस्तान है चाइना में सबसे बड़ा, बताइए तो। चाइना में सबसे बड़ा कौन सा मैदान? टकला मकान? गोभी का मरुस्थल? गोभी नहीं रे बबुआ, गोभी गोभी। गोभी का मरुस्थल। अच्छा, एक हम आपसे सवाल पूछते हैं। अभी देखिए तो, अभी ऐसे लटके हैं तो इसे क्या कहेंगे? बालसन? क्या बरखान? ऐसे लटके हैं तो बरसा बरखान। और ढह गए तो, ऐसे ढह गए तो बालू का स्तूप। और उठा ले गया न ले जाके बिछा दिया तो क्या कहते हैं? लोयस का मैदान। बिछा दिए तो क्या कहेंगे? लोयस का मैदान। कौन सा मैदान? लोयस का मैदान। लोयस का मैदान। ये तीन चीज समझ में आ गया? तीन चीज समझ में आ गया ना? चलिए, ये सब तो कितने लोग को समझ में आ गया ये? समझ में आ रहा है? अब दो चीजें बच गई। एक हो गई बालसन झील, एक बच गया प्लेया। बालसन झील और प्लेया। बालसन झील और हाँ, गोभी का मरुस्थल ठीक है। टकला मकान भी है बट वो छोटा है। क्या झपड़िया दीजिए, किसको कह रहा है झपड़ियाने को भाई? सहारा, हाँ। सहारा में भी है बहू, लेकिन पूरा बिछा के लेके चल जाती है। क्या सहारा लोयस से बड़ा है? नहीं बाबू, हम एशिया में बात कर रहे हैं। सहारा ना एशिया में है, वो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में भी बहुत बड़ा मैदान बना है। अब आपका कहने का सवाल ये है कि सर जब चाइना में बन सकता है तो अफ्रीका में क्यों है? तो अफ्रीका में बीच बीच में बहुत ज़्यादा पहाड़ है, इसलिए बहुत बड़ा मैदान नहीं बन पाता है, रुकावटें आ जाती हैं। ठीक है, क्या आ जाती हैं? रुकावटें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटो दिखा देंगे, अभी अभी जस्ट फोटो दिखाएंगे। ई कौन कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा हो गई? तो हमरा का मतलब है? देखो ये क्या कर रहा है, शशिकांत को गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उसको टाइम देना छोड़ दिया। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। टाइम? अरे यार, तुम लोग टाइम क्यों देते हो? तुम्हारी लाइफ के साथ खेलती हैं सब। तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है, दिल्ली पटना जयपुर झारखंड रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना। और गलती से तुम फोन कर दोगे, चार गरियाएगी तुमको, चार गो बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे। कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब धाए दे। आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है? समझता है? मतलब उसकी इज्जत इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है।
अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो भाड़ में जाओ ससुरा, 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। पढ़ाई उड़ाई बर्बाद कर देता है। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं आप प्यार मोहब्बत में आके। बायोलॉजी में पढ़ाए हैं यार, इस सब से एकदम दूर हट जाए एकदम। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग जब पढ़ते थे ना, ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी ना, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड सबको कहती थी उसके पास मत जाना, खनवा के पास मत जाना, भड़का देगा तुमको। कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को नहीं कहती थी सबके मेरे पास आए, और जो मेरे पास आ जाता था लड़का, उसको पक्का भड़का देते थे, साइड हो जाता था, सीधे जाके कहता था देख शांति से रहो, फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहो, हमारा मालिक मत बन, खोपड़िया पे चढ़ेगी तो उतार देंगे नीचे यहाँ पे। तो जिस लड़कियों में एक बहुत बड़ा हेडेक रहता था, कोई सहेली जाके बताती ए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना वो खान के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, कहती अरे बाप रे गया साला गया, वो भड़का देगा। चलो ध्यान देखो यहाँ, आगे देखते हम लोग। अब रेगिस्तान में ना, राजस्थान वाले जितने लोग हैं, आना सागर आप लोग को दिखे होंगे, अजमेर में एक बहुत बड़ा झील है आना सागर, वो झील वो बालसन झील है। कौन सा झील है? बालसन झील। आगे बढ़े, सब घुसिया रहा है सर, लड़कियां घुसिया जाती हैं सर। ज्वालामुखी से ही बनती है, समझा क्या? चलो ज्यादा टाइम मत दिया करो लोग उधर, ज्यादा टाइम मांगे तो सीधे हमारे पे फेंक दो, कह दो खान सर मना किए हैं। हमरा से आएंगी क्या लड़ने के लिए? 2 दिन में शांत कर देंगे, हमारा पास धो देंगे हम बढ़िया से। चलो देखो, हम आपको आना सागर झील दिखा देते हैं, वो आपको बेहतरीन ढंग से आपको बालसन झील समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हमसे फिगर बन नहीं पाएगा, आप खुद देखेंगे तो नहीं बन पाएगा आपसे। आना सागर, आना सागर लेक। आना सागर लेक की खासियत क्या है? ये पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में। आप में से जयपुर वाले लड़के लोग, भाई हम तो यहाँ गए हैं, अभी कुछ दिन पहले जयपुर गए थे, राजस्थान गए थे, आपके सुभाष सर से मिले, बहुत लोगों से मिले राजस्थान में। राजस्थान वाले खाना बहुत खिलाते हैं यार, डर लगता है जाने से पहले, बहुत ज्यादा खिला देते हैं। उन लोग के राजस्थान आप जाइएगा ना तो कम से कम 20 किस्म का मिठाई रख देगा, बहुत खाना खिलाते हैं वो लोग। देखिए ये झील देखिए, ये आना सागर झील है, ये चारों ओर से पहाड़ों के बीच में। देखिए, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये ऐसा झील होना चाहिए, ये झील देखिए, ये पहाड़ों के बीच में और मरुस्थल में भी है, चारों ओर मरुस्थल है लेकिन ये झील है। देखिए, चारों ओर मरुस्थल, बीच में पहाड़, और उसके बीच में अगर झील बन जाता है ना, तो ऐसे झील को हम बालसन झील कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बालसन लेक। ये कौन झील है? बालसन झील है। कौन झील है? बालसन झील। अब ये फिगर बहुत टफ हो जाएगा बनाना। देखिए जम्मू कश्मीर में भी ऐसी झील है, जैसे बेमनाड, ये क्या नाम है, शेषनाग झील है, बट उसमें क्या है, मरुस्थल नहीं है। ये पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये पहाड़ नहीं रहते ना, तो बालू आके इसे ढक देता, बालू आके इसे ढक देता। राजस्थान में पानी का ये बहुत बड़ा स्रोत है। ये क्या नाम है, आना सागर, अजमेर में है आना सागर। आप अजमेर जाइए तो पहले आना सागर मिलेगा, आना सागर घूम लीजिए, ख्वाजा का मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह देख लीजिए, फिर आप पुष्कर चले जाइए, और पुष्कर में भी आपको एक झील मिलेगा, पुष्कर झील। वो मतलब आना सागर से वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब वो चारों ओर से सीढ़ी वगैरह है वहां पर। और पुष्कर एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो पुष्कर, अभी हम लोग गए थे लोग हाल ही में, पुष्कर वगैरह सब घूम घाम के आए लोग, कुछ दिन पहले गए थे, अक्टूबर में। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
हिस्ट्री की बैच शुरू कर दें? बाबू हिस्ट्री बैच शुरू कर देंगे तो तुम लोग मतलब क्या बोले, हिस्ट्री बहुत मन से पढ़ाते हैं हम, एकदम लगता है कि नहीं अनारकली सामने नाच रही है। हिस्ट्री वगैरह शुरू करेंगे यार, सब्जेक्ट को जिंदा करके पढ़ो, एकदम लगे कि नहीं उसको फील कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लग रहा है फील कर रहे हो। तो ये झील कौन सा है? बालसन झील। कौन सा झील? बालसन झील। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका अंत नहीं है, कभी ना कभी इसका पानी सूख जाएगा। और बहुत सारे झील हैं जिनका पानी सूख गया है, कभी ना कभी तो इनका पानी सूखेगा। जैसे और कोई, आना सागर लेक ड्रोन व्यू देख लेते हैं। ऊपर से हम इसको देख लेते हैं, आना सागर झील को। भैया ऊपर वाला लेक दिखा दो ना। नहीं दिखा रहा है। वहां मछलियों को दाना वगैरह बहुत खिलाया जाता है। सांभर झील भी है राजस्थान में, एक बड़ा सा झील है। खैर चलिए उसी से काम चलाते हैं। तो ये झील कौन सा भैया? आना सागर झील है। ऐसे झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। जब ये सूख जाता है तो इसे कहते हैं प्लेया। जब ये सूख जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्लेया। जब कभी बालसन झील सूख जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्लेया कहते हैं। आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, दोनों इंग्लिश ही है, दोनों इंग्लिश ही है। आगे बढ़े। राजस्थान मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसकी शादी होने वाली है भोपाल में। जरूर आएंगे, भोपाल वगैरह बताएंगे आप लोग को। इंदौर, भोपाल, जयपुर हम आने वाले हैं। कोरोना थोड़ा सा बढ़ गया है, वरना हम दिसंबर में आने वाले थे। तो अब थोड़ा सा कोरोना है तो इसलिए नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। सारे लड़कों को, राजस्थान वालों को भी बुलाएंगे। आप लोग जरूर आएंगे भाई, मिलने वाले। राजस्थान वालों को मना करते भैया तू लोग बहुत खाना खिलाता है यार, डर लगता है। आगे देखते हैं। ये हो गया बालसन झील और ये हो गया प्लेया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब चारों ओर से पहाड़ हो जाता है और बीच में अगर कोई झील बन जाए और उस झील इस झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। और जब ये सूख जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्लेया कहा जाता है। अब इतना समझ में आ गया आप लोग को? एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। देखिए, जब कभी कठोर चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो हवाएं मुलायम चट्टान को अपघर्षण से उड़ा देती हैं, तो इसे छत्रक शिला कहते हैं। जब किसी चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान रहेगी तो मुलायम चट्टान को हवाएं क्या करती हैं? उड़ा उड़ा देती हैं। खांसी भयानक हो गया यार हमको। तो इसके दोनों ओर क्या थी? मुलायम चट्टान। तो मुलायम को उड़ा दिया, ये अकेले बच गया भूस्तंभ। यहाँ देखिए, इसमें क्या था? कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर, मतलब हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट रॉक थे सब। तो हवाएं अवघर्षण से सॉफ्ट को उड़ा दी, ये एक साथ रहने लगे तो यारडंग का लगा। यारडम जब टूट के बिखर जाता है, छोटे छोटे टीलों की जैसे दिखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। इंसलबर्ग को खूब काट छाट के एकदम चतुर्भुज की तरह बना देती है तो उसे डाई कांटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डाई कांटर। अब देखिए, जब किसी चट्टान के सहारे बालू खूब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। जब गिर जाता है तो सैंडियम यानी बालू का स्तूप, इन्हें बालू उठा के एक जगह बिछा देती है तो उन्हें लोयस का मैदान कहा जाता है। चाइना में बहुत फेमस लोयस का मैदान है, लोयस का मैदान। अब देखिए, चारों ओर पहाड़ के बीच में अगर झील है तो उसे बालसन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन झील। सूख जाता है तो प्लेया कहते हैं। अब कितने लोग बता सकते हैं
प्लेया झील में कौन सा तत्व पाया जाता होगा, मतलब कौन सा चीज पाया जाता होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, आप अंदाजा लगाइए, क्या प्लेया में नमक पाया जाएगा या नहीं, अंदाजा लगा के बताइए तो, प्लेया में नमक पाया जाएगा कि नहीं। हाँ भाऊ, वेरी गुड, नमक तो पाया जाएगा, बहुत अच्छा। हाँ, सिलिकॉन भी पाया जाएगा, वेरी गुड। सिलिकॉन और नमक, वेरी गुड। सिलिकॉन और नमक पाया जाएगा, नमक पाया जाएगा। नमक खारा होता है, देखिए मरुस्थल चारों ओर करेंगे ना तो उसमें नमक, चट्टानों में नमक पाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। दूसरा कि बालू में सिलिकॉन पाया जाता है, तो सिलिका और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि बरखान झील, देखिए क्या क्वेश्चन क्या था बताते हैं। देखिए बाल, ये झील क्या था, बालसन झील। तो बालसन झील के निर्जलीकरण के फलस्वरूप, निर्जलीकरण मतलब पानी खत्म हो गया, बालसन झील के निर्जलीकरण के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन सा चीज मिलता है, तो उसमें एक दो सेलेक्ट करना था। सिलिकॉन था, नमक था, कैल्शियम था। तो भैया कैल्शियम भी मिलेगा, चट्टान में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। बालू में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, नमक। तो कैल्शियम था, सिलिकॉन था, नमक था और आयरन था। तो आयरन नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं पाए जाएंगे। तो एक दो ऐसे सेलेक्ट करने वाले थे, ये भी सही, ये भी सही, वही करने वाला था। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। मंडे को करेंगे, मंडे को सब चीज का फिगर दिखा देंगे, ठीक है। मंडे को हम आपको, संडे को दिन आपको वो वाला प्रिंटेड पीडीएफ भी दे देंगे। अभी जो पीडीएफ दिए वो केवल पढ़ने के लिए है, टाइम पास करने से अच्छा है पढ़ते रहिए, ठीक है। मंडे को मिलेंगे। और जो बुक था यार, आप लोग तो पूरा बुके खत्म कर दिए, अब नेक्स्ट छपवा रहे हैं। बुक जो था लगभग लगभग निकल चुका है। अब आप लोग एक बार और पता कर लेंगे, जिसके पास बचा होगा दुकान पे वो आपको दे देंगे, ठीक है। मंडे के क्लास में मिलेंगे। ऑनलाइन भी बुक अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा है ऑनलाइन पे।